स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे धातुओं और अधातुओं के कुछ जो हमारे भौतिक गुण रह गए थे उनके बारे में, और उसी के साथ साथ आज हम उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के जो बचे हुए हमारे धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण थे उनके बारे में। तो सबसे पहले होता है ध्वनिकता। ध्वनिकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जब भी हमारे धातु होते हैं, जब वो किसी ठोस या किसी भी सख्त चीज़ से टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। जब धातुएं टकराते हैं या धातु पर किसी चीज़ से प्रहार किया जाता है तब विशेष धात्विक ध्वनि यानी कि आवाज़ उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस गुण के कारण इनका प्रयोग घंटी, वाद्य यंत्र आदि बनाने में किया जाता है। तो जो घंटियाँ बनी होती हैं मंदिर के अंदर या स्कूल के अंदर, जो घंटियाँ लगी होती है, इसीलिए उनके अंदर उनको मेटल से बनाया जाता है, नॉन मेटल से नहीं, यानी कि धातुओं से बनाया जाता है, अधातुओं से नहीं बनाया जाता। तो धातुएं जब भी किसी वस्तु के साथ टकराती है, सख्त वस्तु के साथ, या धातु को किसी चीज़ से उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, उसको पीटा जाता है, तो वहाँ पे क्या आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे उसको जब पीट के उसकी पतली शीट बनाई जाती है, तो हम मार्केट में जब आते जाते हैं बाजार में, तब हम देखते हैं कि जहाँ पे लोहे की शीट बनाई जाती है, टंकियाँ बनाई जाती है या संदूक वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जब उसको हथौड़े से पीट रहे होते हैं तो वहाँ से काफ़ी आवाज़ें आती हैं। तो वही चीज़ है कि ध्वनिकता को उत्पन्न करती हैं। यानी कि ध्वनिकता का मतलब क्या है कि जब भी धातुएं किसी भी सख्त चीज़ से टकराएंगी या धातु को किसी चीज़ से पीटा जाता है, उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, तो वो क्या करती हैं, ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। पर अधातुओं को ऐसे करने से कुछ नहीं होता। धातुएं खुद क्या होती हैं, जब भी किसी चीज़ से टकराती हैं या उनको किसी चीज़ से उनके ऊपर प्रहार किया जाता है तो वो टूट जाती हैं, भृंगुर होती हैं, यानी कि वो भुरभुरी होती हैं, उनका पाउडर बन जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। जैसे आपको इस चित्र के अंदर दिख रहा है कि इसके अंदर लोहे की घंटी बनाई हुई है, और ये वाला जो हिस्सा होता है जिसको डोरी के साथ हमने रस्सी के साथ बांधा हुआ है, इसको क्या किया जाता है, रस्सी से पकड़ के इसके साथ इसके ऊपर इसको टकराया जाता है, और इसी के साथ जो ध्वनि है वो उत्पन्न की जाती है। तो जो धातुएं होती हैं हमारी, वो ध्वनिकता का गुण भी रखती हैं। ध्वनिकता का गुण का मतलब कि जब भी वो टकराएंगी किसी चीज़ के साथ या उसके ऊपर किसी चीज़ से प्रहार किया जाएगा, तो वहाँ पे ध्वनि को वो उत्पन्न करेगी। ठीक है, आगे हमारा है घनत्व। घनत्व क्या होता है कि हमारे पास कोई चीज़ है वो कितनी गाढ़ी होती है, या उसका जो पुंज है वो कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो धातुएं होती हैं वो पानी में डालने से डूब जाती है। लोहे को पानी में आप डाल के देखना, पानी का एक जग भरना, उसके अंदर लोहे की एक कील डाल के देखना, वो हमेशा क्या कर जाती है, डूब जाती हैं, क्योंकि ये पानी से भारी होती हैं। क्योंकि इनका अब भारी होती हैं मतलब पुंज इनका ज़्यादा होता है, तो इनका घनत्व भी ज़्यादा होगा। जो घनत्व होता है उसको हम इस सिंबल से लिखते हैं, ये उसको लिखने का सिंबल होता है हमारे पास। और जो घनत्व होता है हमारे पास, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो हम उसको लिखते हैं, घनत्व जो होता है वो होता है रो इक्वल टू, रो बराबर एम, यानी कि पुंज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है क्या, घनत्व। तो जितना हमारे पास उसका पुंज ज़्यादा होगा, उसका भार ज़्यादा होगा, उतनी ही उसकी जो घनता है या घनत्व है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्या है कि कुछ धातुएं जिनका घनत्व कम होता है वो पानी में तैरती हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, सोडियम, पोटाशियम और एल्युमिनियम ये 3 धातुएं हैं जो पानी के ऊपर तैरेंगी। बाकी सारी की सारी धातुएं क्या होती हैं, पानी के अंदर डूब जाती हैं, क्योंकि उनका घनत्व ज़्यादा होता है। अधातुओं का जो घनत्व होता है वो कम होता है। कोयले को देखना, पानी अंदर डाल के देखना, या आपका कोई, हम पेज ले लेते हैं, उसको पानी के अंदर डाल के देखना, वो ऊपर से तैरने लग जाते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, ना कि उसके अंदर डूब जाते हैं। तो जो अधातु होते हैं उनका घनत्व धातुओं के मुकाबले कम होता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास रासायनिक क्रियाएं हैं। सबसे पहले हम धातुओं की रासायनिक क्रियाएं देखेंगे, उसके बाद में हम अधातुओं की रासायनिक क्रियाएं देखेंगे। सबसे पहली जो धात्विक क्रिया है हमारे पास धातुओं की, वो है कि वायु के साथ क्रिया। हमने इसकी हवा के साथ, वायु के साथ क्रिया करानी है। हवा या वायु के साथ क्रिया कराने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ उसकी क्रिया कराना, यानी कि O2 के साथ उसकी क्रिया कराना। कोई भी धातु हम ले लेंगे, कोई भी धातु यानी कि कोई भी मेटल हम ले लेते हैं, उसकी जब किसी ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ क्रिया कराई जाती है तो वो हमेशा धातु ऑक्साइड बनाती है। हमेशा क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास कोई धातु है, जैसे सोडियम ही हो गया, या कोई और धातु हम ले लेते हैं। तो सोडियम की बात अगर मैं करती हूँ, तो सोडियम की जब भी क्रिया कराई जाएगी हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगी, सोडियम ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है,
तो धातुओं को जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास तांबा हमने ले लिया, ठीक है। तांबा हम लेके चलते हैं। तांबा वायु की ऑक्सीजन की से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड बर्तन की चमक कम कर देती है। इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने के कारण भी एल्यूमिनियम के बर्तन मलिन दिखाई देते हैं। कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, एक हरे रंग की, ग्रीन कलर की, ठीक है, हरे रंग की या ग्रीन कलर की जो परत है, ठीक है, हरे रंग की जो परत है वो तांबे के बर्तनों के ऊपर छोड़नी शुरू कर देता है। कोई भी तांबे का बर्तन है, सॉरी, उसके ऊपर क्या होता है, हरे रंग की ऐसे परत आनी शुरू हो जाती है। उसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। और ये कब बनता है, जब भी तांबे के बर्तन को कहाँ पे रखा जाता है, हवा में रख दिया जाता है, या हम तो अगर हम धातुओं की क्रिया देखते हैं किसके साथ, वायु के साथ, हवा के साथ, तो क्या होता है कि जैसे हम कॉपर की बात करते हैं या तांबे की बात करते हैं, वो क्या होता है, वायु के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और यह ऑक्साइड क्या करता है, जो चमक होती है ना कॉपर के बर्तन की, उसको कम कर देता है। वैसे ही जब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है ना, तो वो एल्यूमिनियम के बर्तनों की जो चमक होती है या उसके जो भी हमारे पास चीज़ें बनी होती हैं उनकी जो ऊपर एक परत आ जाती है, और उस परत के कारण वो उतनी चमकीली नहीं दिखाई देती, यानी कि जो धातु की चमक है उसको वो रोक लेती है। तो अब हम देखते हैं कि देखो तो जो कॉपर होता है, तांबा होता है, वो वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। और इस कॉपर ऑक्साइड के कारण क्या होता है, तांबे के जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर हरे रंग की परत जमनी शुरू हो जाती है। और वो हरे रंग की परत क्या कर देती है, वो जो बर्तनों की चमक होती है उसको कम कर देती है। वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है तो उनके बर्तनों की चमक भी कम हो जाती है। यानी कि जब भी हमारे धातु हैं वो क्रिया करते हैं वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो अपना ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी धातु क्रिया करेगा वैसा ही ऑक्साइड बनेगा। जैसे यहाँ पे कॉपर कर रहा है, तांबा कर रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो अगर हमारा आयरन लोहा कर रहा है तो आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो ऐसे ही बनते हैं। और वो क्या कर देते हैं, उस बर्तन के ऊपर और उस औजार के ऊपर क्या करते हैं, एक परत बैठा देते हैं अपनी ऑक्साइड की, और उसके कारण क्या होती है, उसकी चमक जो होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन के अंदर O2 रिएक्ट हो रहा है। एक O2 जो होता है ना, उसके पास बाहर वाले जो शेल होता है उसका, जैसे हम शेल्स बनाते थे ना, इसके अंदर 2 होते थे, फिर आगे वाले के अंदर 8 होते थे, ठीक है। तो इसका जो बाहर वाला शेल है ना, उस बाहर वाले शेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि O2 के पास बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके साथ जो क्रिया करने आएगा उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो उसके साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो अब जो हमारा कॉपर होता है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाले शेल में, यानी कि ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। पर ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए, क्योंकि ये तो 2 नेगेटिव होता है, यानी कि इसको तो 2 चाहिए। पर हमारे कॉपर के पास कितने होते हैं, एक ही होता है। तो अब इसके एक होने के कारण हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 2Cu लेके चल रहे हैं। जब 2Cu आएंगे तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ बांट लेगा, शेयर कर लेगा, और हमारे पास क्या बनाएगा, 2 कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है गर्म करने पर या उच्च ताप के ऊपर जो क्रिया होती है उसकी बात कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर, उच्च ताप के ऊपर जो क्रिया होगी, मैग्नीशियम जो धातु होती है, गर्म करने पर वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके तेज प्रकाश उत्पन्न करती है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर बनाती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका कई बार पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब, यानी कि मैग्नीशियम का जो एक रिबन होता है, ऐसे रिबन सा होता है, ठीक है, जो बालों में रिबन लगाया जाता है ना, वैसे तरह की होती है एक ऐसी पतली सी, ठीक है। तो उसको जब जलाया जाता है तो वो क्या बनाती है, तो उसका आंसर आएगा कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, और वो सफ़ेद रंग का एक पाउडर होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को जब हमारे पास, अभी वही जो हमारी कथा है वो दोबारा आ गई कि ऑक्सीजन जो O2 होता है उसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर उसको 2 नहीं दिए तो वो उसके साथ क्रिया नहीं करेगा। हमारा जो Mg है उसके पास भी एक ही होता है, यानी कि हमें कितने Mg चाहिए, 2 Mg चाहिए, और 2 Mg एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि यदि सफ़ेद पदार्थ को पानी में घोल के लिटमस पेपर से परीक्षण करें तो ज्ञात होता है कि ये ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसलिए लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। अब जो लिटमस पेपर होता है उसके बारे में अगर बात की जाए तो लिटमस पेपर से हम देखते हैं, हम वो सॉल्यूशन, वो घोल देखते हैं जिसके अंदर या तो क्षार के तत्व होते हैं, या, ठीक है, या हमारा जो तेजाब है उसके तत्व होते हैं,
ठीक है। क्षार या तेजाब के जो तत्व होते हैं या वो किसी में नहीं होता, जीरो जो होता है हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। वो पीएच स्केल जो आपका है वो दूसरे चैप्टर में आएगा जहाँ पे हम तेजाब और क्षार की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब हमारा वो सफ़ेद पदार्थ बना था, वो जो राख बनी थी, उसको अगर पानी में घोल के लिटमस पेपर के ऊपर लगाया जाता है तो पता लगता है कि ये जो ऑक्साइड बना था हमारा वो क्षारीय है और वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। यानी कि वो क्षार का जो है वो गुण रखता है, क्षार के गुण रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक आपको नीचे पॉइंट दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हुए में लिखा हुआ है कि सोडियम जो होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर है कि जो सोडियम धातु होती है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि कमरे के तापमान पर नम वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है जो आग पकड़ लेती है। तो सोडियम को वायु का संपर्क तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कैरोसिन के तेल के अंदर यानी कि मिट्टी के तेल के अंदर उसको रखा जाता है। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद में है जल के साथ क्रिया, यानी कि पानी के साथ हमने इनकी क्रिया करानी है। अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो जल, ठंडे, गर्म या भाप से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। पानी जहाँ पे भी आता है ना, वहाँ पे हमारा एक वर्ड आता है, वहाँ पे एक शब्द आता है हमारा हाइड्रो, ठीक है। तो जब भी हमारा जो धातु है यानी कि मेटल है वो रिएक्शन करेगी, क्रिया करेगी पानी के साथ, तो वो बनाती है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि पानी के अंदर H2 और O2 दोनों ही होते हैं। H2O हम जिसको लिखते हैं, तो यहाँ पे जब H2O की बात हम करते हैं तो हाइड्रो वर्ड आता है हाइड्रोजन के कारण और ऑक्साइड वर्ड आता है ऑक्सीजन के कारण। तो जब भी धातुएं जल के साथ क्रिया करेंगी तो वो बनाएंगी जो धातु हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, और हाइड्रोजन उत्पन्न, साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस है वो भी निकलती है। जिंक व आयरन की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया बहुत मंद होती है। जो हमारा जिंक होता है और आयरन यानी कि जो लोहा होता है वो पानी के साथ यानी कि जो जल वाष्प होते हैं, भाप जो होती है उसके साथ बहुत धीरे धीरे क्रिया करते हैं। पर तांबा और चांदी जो है, तांबा व चांदी के साथ अभिक्रिया नहीं होती है। सोना भाप से भी क्रिया नहीं करता है और सोना कभी भी पानी से या इन चीज़ों से क्रिया नहीं करता है। आपने देखा होगा कि सोने के गहने डाले हुए अगर पसीना भी आ जाता है तो वो एक तरह का पानी ही होता है, पर वो सोना कभी भी उससे क्रिया करके कुछ नहीं बनाता है। यानी कि तांबा फिर भी क्रिया कर लेता है। जब भी तांबे की कोई चीज़ डाली होती है तो वो हरी होनी शुरू हो जाती है, हाथ के ऊपर हरे रंग के निशान ये ऐसे आने शुरू हो जाते हैं। तो तांबा और चांदी के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कि तांबे के साथ फिर भी किसी केस में हो सकती है, चांदी के साथ भी नहीं होती है। तो उसके बाद में हम अपनी जो क्रिया है यानी कि जो रिएक्शन है उसके ऊपर चलते हैं। उसके ऊपर क्या है कि जब मैग्नीशियम है उसका जब गर्म पानी के साथ हमने रिएक्शन करवाया, उसकी क्रिया करवाई, तो उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण किया। अब इस रिएक्शन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा एक बात करते हैं कि हमने क्या बोला कि जब भी धातुएं पानी के साथ क्रिया करेंगी तो वो पानी के साथ क्रिया करने पे क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ठीक है। तो ये जो H2 होता है ना, H2O, ये जब हम इसको गर्म करते हैं ना तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक तो OH नेगेटिव के अंदर और एक H प्लस के अंदर, यानी कि एक ऋणायन बनता है और एक धनायन बन जाता है, यानी दो भागों के अंदर टूट के। तो ये जो माइनस वाला होता है ना, जब भी क्या होता है कि जब हमारे जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, धनायन होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। तो जो धातु होते हैं वो धनायन होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो जोड़ वाला निशान है, प्लस वाला निशान है, वो आता है। और जब भी हम कोई क्रिया कराते हैं तो प्लस वाला निशान जो होता है वो उस चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ क्रिया करता है जिसके ऊपर माइनस होता है। तो यहाँ पे जो Mg है हमारे पास, उसके ऊपर क्या है, प्लस का निशान है, ठीक है। और पानी को तोड़ने से जो OH नेगेटिव बना था वो माइनस का था, ये ऋणायन जो बना था। तो Mg की क्रिया होगी इस OH नेगेटिव के साथ, और बाकी हमारे पास क्या बन गया, H पॉजिटिव बचा था। अब H कितने हैं यहाँ पे, एक तो यहाँ पे चला गया, अब एक यहाँ पे नहीं, दो यहाँ पे जाएंगे तो पीछे दो बच गए, तो ये H2 बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया, यानी कि एसिड के साथ जो हम क्रिया कराते हैं वो कैसे होती है। हम 3 या 4 ज़्यादातर हम एसिड लेके चलते हैं जो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। पहला हमारे पास होता है HCl, ठीक है। उसके बाद में होता है H2SO4 और एक हमारे पास होता है HNO3। ये 3 मुख्य एसिड्स हैं जिनकी बात हम करेंगे। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 हमारे पास होता है नाइट्रिक एसिड।
तो हमारे पास क्या होता है, आपने अपने रसोई घर में देखा होगा कि हम लोहे और एल्युमिनियम के बर्तनों में दही, चटनी, खट्टे फल और अचार रख देते हैं तो उनका स्वाद खराब हो जाता है तथा बर्तन भी खराब हो जाते हैं। इसका कारण इनमें उपस्थित अमल जो होता है उसकी मात्रा के कारण क्या होता है कि जो उस पात्र की धातु से रासायनिक क्रिया करना है, जिसके कारण विषैले लवण बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब क्या करेंगे, दही रखेंगे, चटनी रखेंगे या खट्टे फल या अचार रखते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, अमल होता है। अमल या हम बोलते हैं कि इनके अंदर एसिड होता है, ठीक है, तेजाब होता है। और वो तेजाब क्या करता है, जो धातु होती है हमारे साथ जिस बर्तन में रखते हैं, चाहे वो एल्युमिनियम का था चाहे वो लोहे का है, उसके अंदर जब हम अचार वगैरह रख देते हैं तो ये अचार क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा और इसके साथ क्रिया करने से विषैले लवण बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न होती है और ये उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। उदाहरण के लिए हमें नीचे दिया हुआ है एक रिएक्शन कि एल्युमिनियम को हमने HCl अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई, क्रिया करवाई, तो इसने बनाया 2AlCl3 और 3H2, यानी कि जिसके अंदर भी आप रखोगे ना, वो चाहे हम किसकी बात करें, HCl की बात कर रहे हैं तो क्लोराइड बनेगा, H2SO4 की बात कर रहे हैं तो सल्फाइड बनता है, ठीक है, अगर HNO3 की बात करते हो तो नाइट्राइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एल्युमिनियम की क्रिया कराई है किसके साथ, HCl के साथ, तो उसने क्या बनाया, AlCl3 बनाया और 3H2 बनाया, ठीक है। अब इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हम तब करेंगे जब हम जो हमारा केमिकल रिएक्शन वाला, रासायनिक क्रियाओं वाला या प्रतिक्रियाओं वाला चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए इसको इतना ही याद रखो कि जब भी धातुओं की रिएक्शन, धातुओं की क्रिया होती है अमल के साथ, तो वहाँ पे लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। आगे देखते हैं, आगे है धातुओं के रासायनिक गुण। हमने धातुओं के रासायनिक गुण अब देखने हैं। धातुओं के हमने रासायनिक गुण कर लिए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स अब हम देखेंगे। पहला है वायु के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। धातुएं को जब भी वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उनके ऑक्साइड बनते हैं और ये ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। जो अधातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब याद करने के लिए अ से अधातु होता है, अ से अम्लीय होता है, ठीक है। और जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जब भी अधातुओं को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो क्या बनाती हैं, अपने ऑक्साइड बनाती हैं। और वो उनका स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय स्वभाव होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे आगे देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी कार्बन की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा बनती है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो कोयला जलाया जाता है, कोल या कोयला जब जलाया जाता है थर्मल प्लांट के अंदर, जब कोयला हम जलाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोयला कार्बन का ही एक, आप बोलो कि भाग होता है या उसका ही एक स्वरूप होता है। जब उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, हम बोलते हैं ना कि थर्मल के धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। और ऊष्मा यानी कि हीट जो वो निकालता है, गर्मी जो होती है, उससे क्या किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर पानी को गर्म किया जाता है। और पानी को गर्म करने से जो पानी गर्म हुआ उससे क्या घुमाई जाती है, टरबाइन घुमाई जाती है। और वो टरबाइन फिर जनरेटर को घुमा के क्या बनाती है, बिजली बनाती है, ठीक है। इसके बाद में हमें दिया हुआ है सल्फर की एग्जांपल कि सल्फर एक जो अधातु है उसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना और ये भी क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। ऊपर CO2 था वो भी प्रदूषण फैला रहा था और ये भी हमारा क्या फैलाता है, प्रदूषण फैलाते हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पे प्रदूषक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले गुण की तरफ चलते हैं। जब जल के साथ क्रिया होती है तो जो अधातुएं होती हैं वो जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती। अधातु जो भी है, चाहे वो सल्फर है चाहे वो कार्बन है, कभी भी क्या करेगी, जो हमारा जल होता है, पानी होता है, H2O जो होता है उसके साथ क्रिया नहीं करती हैं। उसके अलावा अगर हम अम्ल की बात करते हैं, अम्ल के साथ वो क्रिया करती है या नहीं, यानी कि तेजाब के साथ वो क्रिया करेगी या नहीं, तो उसके लिए आपको दिया है कि अधिकांश अधातुएं जो होती हैं तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं, लेकिन सल्फर जो है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कर सकते हैं। तो सल्फर का आगे नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ क्रिया करवाई हुई है, सल्फर डाइऑक्साइड निकला है, नाइट्रिक एसिड निकला है और जल निकला है, H2O निकला है, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड या हम सीधे नाइट्रिक ऑक्साइड निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो भी अधिकांश धातुएं होती हैं वो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती, कुछ होती हैं जो अम्लों के साथ क्रिया करती हैं। जैसे सल्फर है वो किसके साथ क्रिया कर रहा है, HNO3 के साथ क्रिया कर रहा है। आगे चलते हैं,
इसके अंदर आपको देखिए दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं हमें क्या है कि हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण देखे थे। उसमें हमने बोला था कि जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर होने का मतलब क्या होता है, उनको आसानी से काटा नहीं जा सकता। पर क्या होता है, जैसे मोम को हम आसानी से काट सकते हैं, वैसे ही सोडियम धातु को चाकू से टुकड़े किए जा सकते हैं और यह सिद्ध करता है कि सोडियम एक मुलायम धातु होती है। अब ये अकेला सोडियम ही मुलायम नहीं होता, सोडियम के दो भाई और भी हैं और वो है हमारे पास पोटाशियम, ठीक है, और एक हमारे पास है, एक हमारा सोडियम, दूसरा हमारा पोटाशियम और एक हमारा लिथियम, ठीक है। एक हमारा है लिथियम, या इसको Li से आप जब लिखते हो तो या लिथियम लिखना है तो लिथियम लिख लो, जिनको हिंदी में लिखना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या होता है, लिथियम। तो सोडियम, पोटाशियम और लिथियम ये वो धातुएं हैं जिनको आसानी से चाकू की मदद से काटा जा सकता है। सोडियम को तो बहुत आसानी से, जैसे मोम को काटते हैं वैसे ही काट लिया जाता है।